नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स एकेडमी राजू सर पर। आज हम देखेंगे प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखे थे? औसत में मैंने 2 पार्ट में जो है सारा सिलेबस कवर करा दिया हूँ। जो परीक्षा की दृष्टि से जिस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो। और आशा करता हूँ कि आपको वो लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखें। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको जो है जो पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है उससे अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे जो चीज़ पूछी जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें 2 पार्ट में कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और मैं हर तरीके के क्वेश्चन जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। अगर मैं जिस तरीके के क्वेश्चन बता भी नहीं पा रहा हूँ और वो अगर परीक्षा में आ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं यहाँ से आपका बेस मजबूत करूँगा उससे आप परीक्षा में क्वेश्चन कितना ही घुमाएगा तो आपको जो है कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले जब औसत पढ़ाया तो मैंने उसके पीछे का लॉजिक बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। और अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता हो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो होता क्या है, उसके बारे में क्या जानकारी है, उसके पीछे का हमको लॉजिक पता होना चाहिए, तो हम हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जैसे औसत में मैंने बताया था। अब हम देखते हैं प्रतिशत। ठीक है, मतलब परसेंटेज। और ये होता क्या है, हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे लॉजिक रहता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रतिशत मतलब होता है 100%। कोई भी चीज़ दुनिया में जो होती है वो 100% होती है। और ये शब्द हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई संख्या है, मेरे पास अगर 80 रुपये हैं, 80 रुपये हैं, तो ये अगर मेरे पास में 80 रुपये हैं तो ये 100% वैल्यू है। कैसे वैल्यू 100% की वैल्यू है? अगर मैं कहूँ कि मुझे 80 रुपये आपके पास में है, उसका 50% हिस्सा चाहिए। 50% क्या है? एक प्रतिशत वैल्यू है। पर हमारे पास में रुपए में वैल्यू है तो हम इसका कैसा करेंगे, निकालेंगे कि 80 रुपये है, मतलब ये अपने आप में 100% होती है कोई भी वैल्यू। अब 80 का 50% निकालोगे तो वैसे ही आपको अगर कैलकुलेशन आता हुआ तो 80 मतलब 50% क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में ज़्यादातर आपको काम आएगा कि जैसे हम 100% किसी भी वैल्यू को मानते हैं तो 50% या 25% मानते हैं या 10%, 20%, 30%, 40%। तो आपको ये निकालते आना चाहिए कि हमारे पास में जो वैल्यू दी गई है, अब इसको हम 100% को हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, ये लॉजिक अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत आसानी होगी। जैसे 100% जो है 50% का क्या है, दोगुना है। मतलब 100% में अगर हम 50% की वैल्यू मांगे तो 100 का ये कितना है, आधा। तो हम किसी भी संख्या को अगर 100 मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब प्रतिशत में 50% क्या है, 100% का आधा है, तो ये संख्या भी आधी हो जाएगी। ये क्या है, 100 का कितना है, 25%, मतलब 1/4 है। ठीक है, अगर 1/4 हम करें 1/4 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25। तो जो भी वैल्यू दी होगी, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको क्या कर, इसका आ जाएगा 25। 10% क्या है, ये 1/10वां हिस्सा है तो इसका 10 आएगा। 1/20वां हिस्सा तो 20, 1/30वां हिस्सा तो 30, 1/40वां हिस्सा मतलब 40। ये क्या है, कैलकुलेशन करने का आसान तरीका। अब जैसे ये 80 दिया है, 80 का 50% बोलेगा तो कितना आएगा, 80 का हमको जैसे 50% निकालना है तो का 50% मतलब होता है 100। ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये 40।
अब जैसे मैंने बताया था कि 100 का परसेंटेज 50 क्या होता है, आधा होता है, ऐसे ही 40 का 80 का आधा 40 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, लाभ हानि कैसे निकालना है, प्रतिशत बट्टा, तो वो अलग चीज़ हम जो है लाभ हानि, ये क्या है, एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे 3 से 4 चैप्टर के पीछे इसका लॉजिक बैठता है। जैसे इससे हम क्या करेंगे, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और भी बहुत सारे जो चैप्टर है उसमें जैसे जो पाई चार्ट आता है, ठीक है, इसमें जो है परसेंटेज की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। और खासकर सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि बट्टा और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो है बिना प्रतिशत के आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत सरल लगेंगे। क्वेश्चन जो है, मैं जिसको मतलब गणित कुछ भी नहीं आती उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ कि हर तरीके से मैं नॉर्मल से नॉर्मल और कठिन से कठिन क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि जैसे प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न मतलब क्या होता है, P/Q। P मतलब क्या होता है, अंश, और Q मतलब हर, मतलब जो नीचे संख्या होती है वो हर होती है और ऊपर की संख्या क्या, अंश होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, ये चीज़ें आपको शायद याद होगी। तो अब इसको हम भिन्न में बदलना है 35% को, तो हम क्या करेंगे, 35, तो आप 35 से लिख देंगे। और परसेंटेज का हमको क्या निकालना रहता है, 100। परसेंटेज बराबर क्या होता है, 100। अब इसको काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और 5 का ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। तो 7/20 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या है ना, साधारण भिन्न में। ठीक है, अब जैसे ये 0.5 दिया है, 0.5, और ये परसेंटेज है। ठीक है, और ये दशमलव अगर हटाएंगे तो ये 0 और आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 एकम 5 आ जाएगा, और ये कितने बार चल जाएगा, 5 बीसम 100, तो ये 200। तो 1/200 क्या आ जाएगा, हमारा भिन्न आ जाएगा। समझ में आया। अब इसमें क्या है, दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, पहले क्या था कि हमको साधारण भिन्न में बदलना था, अब क्या बदलना है, हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम यही है कि क्वेश्चन अगर हमारा डायरेक्ट हल हो रहा है तो वो साधारण भिन्न में आएगा, और अगर पूरी तरह नहीं कट रहा है तो वो दशमलव भिन्न में आएगा। अब जैसे इसको भी हम आगे काट कर दशमलव भिन्न तक ले जा सकते थे। जैसे ये है क्या, 20% बटे में 100। अब 20/100, तो ये इसको अगर हम जिस साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या जाएगा, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, तो 1/5 हमारा क्या आ गया, क्या, ये है साधारण भिन्न आ गया। अब इसमें क्या पूछा है कि दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, तो इसको हम दशमलव में कर देंगे। अब 1 का भाग 5 से नहीं जाएगा तो इसमें दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, तो 0.2। दशमलव के पहले संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, हम 0 लगा सकते हैं। तो इसको जो है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.2। अब जैसे ये 8% है, 8% का हम अगर भिन्न निकालें तो ये क्या जाएगा, 4 दूनी 8, ये जाएगा 25 बार। अब इसको क्या करेंगे हम, अब 2/25 आएगा, उसको क्या कर सकते हैं हम, पहले तो दशमलव लगाएंगे तो 0 लग जाएगा, फिर क्या होगा,
ये 20 में 25 का कटेगा नहीं, तो फिर एक बार और शून्य लगाएंगे तो यहाँ शून्य लगेंगे, तो ये 25 का हम काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 जाएगा। तो हमारा जो दशमलव भिन्न में क्या जाएगा आंसर 0.08। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब ये क्या है कि प्रतिशत में बदल लिए, 9/16 को क्या में बदलना है, प्रतिशत में, कुछ नहीं करना है। 9/16 प्रतिशत में क्या होता है 100, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में निकल के आ जाएगा 4 चौके 16, ये आ जाएगा 25 बार, और 25 बार चला जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करके लिख सकते हैं उसको, या फिर काट भी सकते हैं। ये इसमें अगर 25 नंबर कितना होता है, ये अगर 25 का 10 बार गुणा करेंगे तो 250 आएगा, तो इसमें 25 कम कर देंगे तो क्या जाएगा 225, 25 नंबर 225/4, या फिर इसको हम काट के भी हम सही बटे में जो आंसर निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। ये प्रतिशत में ये इतना प्रतिशत आएगा। अब इसको और भी अगर तोड़ना है तो 4 से भाग करेंगे हम, 4 पंचे 20, बच गया 2, 4 6 24, बच गया 1, तो 56 सही 1/4 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 24 का कितना % 6 है। आपको ध्यान रखना है, लॉजिकली मैं जो बताऊंगा आपको कि किस तरीके से निकालना है कि 24 का कितना % 6 है। पहले लिखेंगे 24, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, कितना %, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क और % का 100, तो ये किसके बराबर में 6 है, पूछ रहा है, ये 6। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा क्या है, हमने ये फार्मूला बना लिए हैं कि 24 का कितना % जो है 6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, इसको x मान लो। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 गुणा 100/24, 6 चौके 24, और ये 4 का हम क्या करेंगे, इसमें ये चल जाएगा 25 बार। तो 24 का कितना % 6 है, 25। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 24 का 1/4 भाग है 6, तो कोई भी चीज़ अपने हाथ में 100% होती है, तो इसका 1/4 भाग क्या होगा, 25%। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन हल करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाकी आपको बेसिक से बता रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। जैसे 16 का कितने % 32 है, 16 का कितने % 32 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि 16 और 32 है, 16 अपने आप में 100%, तो 16 दूनी 32, तो 100 का 2, 16 ये मतलब कितना जाएगा 200%। 16 का कितना x मान लेते हैं, बाकी 32, तो ये 3200 हो जाएगा, 16 नीचे जाएगा तो 16 दूनी 32, मतलब 200%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हूँ। अब इसमें क्या दिया, जैसे कभी किलोग्राम या ग्राम में बदलने के लिए आ जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको कैलकुलेशन सही करना है, बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 3 किलोग्राम का कितना % 600 ग्राम है। 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम गुणित 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा कितना, 3000 ग्राम। ठीक है, 3000 ग्राम, क्योंकि हमको वैल्यू ग्राम में निकालना है, ग्राम कंपेरिजन हम किलोग्राम से ग्राम में नहीं कर सकते कैलकुलेशन। कभी भी हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू एक समान रहेगी तभी कैलकुलेशन होगा। ठीक है,
क्योंकि रुपये को डॉलर से हम कंपेयर करके नहीं निकाल सकते। जब तक डॉलर को रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। इसमें किलोग्राम दिया है तो, और हमको ग्राम में पूछा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 3000 ग्राम कितना प्रतिशत, 600 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, वही करेंगे हम जो है पहले कर रहे थे। 3000 ग्राम x% बराबर 600। हम ये हो जाएगा क्या, x बराबर 600 बटे 3000, ये जाएगा 6 पंचे 30, ये 5 का कितना जाएगा 20%। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो निकल के हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा कि हमारे पास में कितना हो जाएगा ये आंसर, 20%। आ गया आंसर। अब ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 3000 ग्राम का 600 ग्राम, मतलब इसमें क्या है, अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 600 आ जाता है, मतलब 5 का भाग करते हैं तो 600 ग्राम आ जाता है। तो ऐसे 100% है ये, अब 3000 ग्राम, इसमें 5 का भाग देंगे तो भी हमारा 20% आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं बेसिक समझाऊंगा आपको, बेस इतना मजबूत हो जाएगा आपका कि इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कितना ही क्वेश्चन घुमा दे आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, अब इसमें दिया है भिन्न। भिन्न समझ में आता है कि अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% की कमी करने पर क्या होगा, ये 15/64 प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना है, जैसे दिया वैसे ही करना है। कोई क्या होता है, अंश क्या होता, P/Q, ये क्या होता है हमारा भिन्न होता है। ठीक है, अब इसमें क्या 10% की वृद्धि कर देता। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपको बताया था। 10% की वृद्धि कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ये P बढ़ के क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 12% की कमी बोल रहा है, 12% कम, तो ये क्यों में 12% कम मतलब 12 घटाएंगे तो 88% आएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अब ये संख्या किसके बराबर में कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। ये 15/64 प्राप्त होता है। कुछ किए अलग से क्या, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आपको करना है और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये समझ में आया कि 10% की वृद्धि हुई, P/Q क्या है, भिन्न है। P में 10% की वृद्धि हुई तो हमने 110 लिख लिए। और क्या है कि हर में 12% की कमी, हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा जो है हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश। ठीक है, तो 12% की कमी हुई 88। अब जो P/Q में इसका जो आंसर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा 88 × 15 बटे में 110 64। अब इसको क्या करेंगे हम, 11 अट्ठे नहीं 8 का 11 बार चल जाएगा, 8 का 8 बार चल जाएगा, जी 11 का 10 बार जाएगा, 11 धाम 110। ये 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये क्या आ जाएगा 3/16। तो ये क्या है, वह भिन्न है 3/16। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया है 3/16। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आया, बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है। अब इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। 12% क्या कर रहा है, बचत। अब देखो, कभी आय वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझते पहले तो। कुल आय को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जितना हमने खर्च किया, ठीक है, और जितनी प्लस बचत है। ठीक है, मतलब हमारे पास 100 रुपये था, 100 रुपये आई थी, हमने 80 रुपये खर्च कर लिया। ठीक है,
तो हमारे पास में 20 रुपये बचत हुई, ठीक है, तो 100 रुपये हुआ। अब इस तरीके से अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछे या खर्च पूछ ले या बचत पूछ ले या आय पूछ ले तो इसको हम प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे खर्च पूछा तो बचत को कुल आय से माइनस कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा, बचत पूछा तो कुल आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बचत, अगर कुल आय पूछा तो खर्च और बचत हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल आय निकल के आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 12% क्या करता है, बचत करता है, और उसका मासिक खर्च कितना है, 19,360 रुपये। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये लॉजिक मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। अब कोई भी चीज़ 100% तो हमारी मासिक आय भी क्या होगी, 100%। अब ये किसके बराबर में है, कुल आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो हमारा खर्च कितना है, 19,360 है, और बचत कितनी है, 12%। 12% हमारी क्या है, बचत। अब इसको क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे परसेंटेज वाले को, 100% माइनस 12% बराबर 19,360, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इसका जो निकल के आ जाएगा वो 88%, ठीक है। अब एक इसका जो है निकालना है तो क्या करेंगे, हम 88 को भाग दे देंगे, ठीक है, और 88 का भाग निकालेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है मासिक आय निकाल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, 88 से हम अगर इसको काटेंगे तो क्या करेंगे, पहले 11 से काटते हैं, 11 × 8 = 88, ठीक है। 11 एकम 11 बच गया 8, 11 सत्ते 77 बच गया कितना 6, 11 × 6 = 66 और 0, फिर 8 से कट जाएगा जी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0 और ये डबल 0, तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 22,000। इसकी क्या थी, कुल आय थी, ठीक है। समझ में आया 22,000 क्यों आया। सबसे पहले तो हम फिर से समझते हैं कि कुल आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। हमारे पास मासिक आय 100% मान के चलते हैं, उसने क्या किया, खर्च किया 19,360 रुपये, 12% की बचत थी, इसको इक्वल कर लिए, प्लस माइनस कर लेंगे तो ये क्या 88% आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 88% की है, क्योंकि 12% तो हमारे पास में बचत है, तो ये वैल्यू कितनी है 19,360, 88% की वैल्यू है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 19,360 में 88 का भाग करेंगे तो 1% की निकाल देंगे, और इसी में 100% का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारी मासिक आय मतलब 100% का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा मैं कि आपको जो है बहुत आसान लगेगा, मैथ्स का डर आपको जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 8% की कटौती की गई। अब जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे, और इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि भाई अंकित मूल्य दिया है, कोई भी चीज़ अगर मैं कहता हूँ कि 80 रुपये में लेके आया, इसको इसने अंकित मूल्य 100 रुपये घोषित कर दिया, ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन 80 में नहीं होगा, अब 100 रुपये में ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में अब 100% हो गई है, ठीक है। अगर पूछता है कि हमको लाभ हानि अगर ज्ञात करना है तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे कि हमने 80 रुपये में लाए थे, हमको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उसके बाद में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि अंकित मूल्य पर 8% की कटौती की गई, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब अंकित मूल्य कितना था 100%, 8% की कटौती कर दी गई तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 92%, और इसका मूल्य कितना है, कटौती करने के बाद में 4600 है और परसेंटेज में 92 है, तो 92% के बराबर में 4600 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 8% की कटौती करने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास में 92% मान बचा, और इसमें क्या बोल रहा है कि 8% कटौती के कारण मूल्य कितना बचा 4600,
तो हम 1% का मान निकाल लेंगे या 100% का मान निकाल लो। अंकित मूल्य का 100% का मान निकाल लो कितना है, तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम तिर्यक गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको 92% के बराबर में पता है, या तो हम इसका 1% निकाल लें फिर हम 100 का गुणा करें, या फिर डायरेक्ट इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4600 गुणा 100 बटे में 92, तो 46 से कम 46, 46 दूनी 92, और ये जाएगा 2 का 2 पंचे 10 50, और ये डबल शून्य, मतलब हमारा क्या जाएगा 5000। 5000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा, क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा निकल के आ गया है 5000 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अब जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें संख्याएं अलग होगी, पर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको आंसर निकालना। ये आपको लगता होगा कि उसमें परीक्षा हॉल में आपके पास में समय कम रहता है, हमको ट्रिक से ही याद करना चाहिए, पर याद रखना कि हर एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन होते हैं, हर तरीके की ट्रिक लगती हैं, पर आपका बेस अगर मजबूत है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करे तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। क्या ए की आय बी की आय से, ए की आय और बी की आय से, कभी कभी ये रहता है कि हमको 100% किसको मानना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय से ए की आय 25% अधिक है, तो हम बी को क्या मान लेंगे, मान के चलो कि बी बराबर है 100%। तो ए की आय क्या है, बी की आय से 25% अधिक, तो ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक, मतलब 125%। अब ये बोल रहा है कि ए की आय बी आई की आय से कितने प्रतिशत कम है, जो ए की आय से कितने, बी की जो आय है, मतलब बी की आय है ए से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें अंतर कितना है, 125% माइनस 100%, मतलब 25%। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं, ए की आय बी की आय ए से कितनी कम है बोल रहा है, तो 125% का कितना प्रतिशत 25 है, हम ये निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यही तो पूछा है ना कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो 125 का कितना परसेंट 25 है, क्योंकि 25 अधिक है ना इसमें, तो ये 2500 इधर चल जाएगा, ये 125 नीचे आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 5 का 5 दूनी 10, मतलब 20%। मतलब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, पर बी की आय ए की आय से 20% कम है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में मैं एडवांस लेवल में बहुत और अच्छे जो पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा मैं उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, और सब क्वेश्चन अलग अलग तरीके के रहेंगे, जिससे आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। इसमें क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब माह में 5000 रुपये खर्चा होता था। ठीक, अब 10% की चीनी में कमी हो गई, पर उसमें क्या बोल रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि मतलब कमी शक्कर में हो गई है पर हमारा खर्च 5000 ही होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए एक सूत्र रहता है कि भाई हमारे पास में कितनी वृद्धि है, कमी या वृद्धि। ठीक है, कमी या वृद्धि हुई, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे, और बटे में क्या होगा कि 100 माइनस आर, ये आर क्या होता है कि कमी या वृद्धि। ठीक है, कमी हुई या वृद्धि हुई, और इसका 100% निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें 100 का गुणा निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि कमी या वृद्धि हुई तो 10% की कमी हुई, और 100 में से माइनस करेंगे 10, क्योंकि कमी या वृद्धि कितनी है ये, तो ये 90,
गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया कमी या वृद्धि, और 100 माइनस आर मतलब कमी या वृद्धि, आर को हम कमी या वृद्धि मान के चलेंगे। ठीक है, दर मूल्य में 10% की कमी। ठीक है, तो ये 0 से 0, ये तो क्या जाएगा 100/9, इसको 100/9। अब इसको क्या करेंगे, और भी तोड़ सकते हैं हम। 9 एकम 9, 9 एकम 9 मतलब 11 नंबर 99 बच गया 1/9, तो 11 सही 1/9, ये क्या हो गया हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कभी पूछ लेगा कि वृद्धि अगर पूछ लेगा, ठीक है, खपत में वृद्धि पूछ लेगा या कमी पूछ लेगा, खपत में कमी हो गई या वृद्धि हो गई, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वृद्धि करना है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, खपत में वृद्धि होगी तो माइनस होगा, ये जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, और अगर ये खपत में कमी करनी होगी तो इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जैसे 20% की अगर कमी या वृद्धि हुई है, ठीक है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो हमको खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी रहेगी, तो कमी और वृद्धि तो 20 में ऊपर रखेंगे, पर यहाँ पे हमको क्या करना है, कम खपत में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझना कि अगर हमको खपत में वृद्धि करना है तो माइनस करना पड़ेगा नीचे, खपत में कमी करना है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20/120 × 100, 0 से 0, 2 छिंग 12। ठीक है, ये चल जाएगा 50/3, तो ये 16, ये 48 और 2/3, 16 × 48 2 50/3, तो 16 सही 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। प्रतिशत के मैंने 0 से लेवल से लेकर थोड़ा हाई लेवल तक अभी बताया हूँ। इससे और एडवांस आपको जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से, और इतनी अच्छे से समझाऊँगा कि इसके पीछे का आपको जो है लॉजिक समझ में आएगा कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कितना ही घुमाएगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगला जो चैप्टर मतलब आएगा वो प्रतिशत का ही आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, और उसमें मैं लगभग मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि जिससे कि परीक्षा की दृष्टि से आपका किसी प्रकार का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें।